हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, इस वाक्य में हमको सर्वनाम पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक। तो कोई गाना गा रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई, कोई व कुछ का, कुछ क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है मानवीकरण, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है संदेह और ऑप्शन डी है विभावना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार होगा? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, मानवीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, वीरों का वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, यहाँ गलत हुआ है टाइप, ये होता है श्रृंगार रस। ठीक है, और तीसरा है अद्भुत रस और चौथा है विभत्स रस। ठीक है, तो वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस होगा? तो हमारा होगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ये श्रृंगार यहाँ गलत हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस। ठीक है, सी है अद्भुत रस और डी है विभत्स रस। तो वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वीर रस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ठीक है, हमको बताना है कि केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है महेश, ठीक है, ऑप्शन सी है विष्णु और ऑप्शन डी है इंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो केदार किसका पर्यायवाची है? केदार है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा महेश का पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन है ए आई री, ऑप्शन बी है अ ई ओ, ऑप्शन सी है आ आई ओ और ऑप्शन डी है ए आई ओ और ओ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? संयुक्त स्वर कौन सा है? तो हमारा होगा नंबर डी, हमारा क्या होगा? ये सब संयुक्त स्वर है। ठीक है, पूछिए संयुक्त स्वर कैसे है। तो अगर हम अ और प्लस ई करेंगे तो क्या बनता है?
ई बनता है, ठीक है। ऐसे ही अ प्लस ए लिखेंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। और अ प्लस ओ लिखेंगे तो क्या होगा, ओ बनेगा। और अ प्लस ओ लिखेंगे क्या होगा, अ बनेगा, ठीक है। तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है ऊ को, ऑप्शन बी है ई को, ऑप्शन सी है ई को, और ऑप्शन डी है ओ को। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं हम नंबर डी, ओ को। मध्य स्वर किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वह यौवन में परिश्रम करता रहा, ठीक है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, यहाँ पे यौवन के नीचे रेखांकित है, तो वाक्य रेखांकित पद है, ठीक है। हमको बताना है कि रेखांकित, जो इसमें रेखांकित है यौवन, उसमें कौन सा पद है। तो ऑप्शन ए है, तो हमको बताना है, तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यौवन में क्या है, यौवन में होगा हमारा संज्ञा, ठीक है। और पूछे कि कौन सा संज्ञा होगा, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये होगा भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, ठीक है। वो बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति, ऑप्शन सी है यमक, और ऑप्शन डी है श्लेष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसमें क्या है कि म और स, ठीक है, म और स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ हो गया है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। म और स शब्द की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है, ठीक है। हमको बादल का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है अम्बुज, ऑप्शन बी है नीरज, ऑप्शन सी है जलज, और ऑप्शन डी है अम्बुद, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो बादल का पर्यायवाची होगा हमारा, ओह सॉरी, बादल का समानार्थी होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अम्बुद। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नाग का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सर्प, ऑप्शन बी है अहि, ऑप्शन सी है विषधर, और ऑप्शन डी है तुरंग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तुरंग क्या है, तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तुरंग है हमारा घोड़ा का, ठीक है। और बाकी ये सब नाग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि नारी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है वनिता, ऑप्शन बी है कामिनी, ऑप्शन सी है रमणी, और ऑप्शन डी है विनीता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विनीता, ठीक है। तो विनीता का मतलब क्या होता है, विनीता का अर्थ होता है
विनम्र, विनम्र, ठीक है, क्या होता है, विनम्र, ठीक है। और बाकी सब क्या है, नारी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप क्या कहते हैं में ने पर सर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। आप क्या कहते हैं में ने पर सर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। हमको बताना है कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन ए है अपने, आपने क्या कहते हैं। ऑप्शन बी है अपने क्या कहते हैं। ऑप्शन सी है आपने क्या कहते हैं। और ऑप्शन डी है आपने क्या कहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। इसमें ने पर शर्त लगा के यह शुद्ध वाक्य है, आपने क्या कहा है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मित व्ययी। ऑप्शन बी है मित व्यय, मित व्यय। और ऑप्शन सी है मिताहारी। ऑप्शन डी है मितहारिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम क्या कहते हैं, मिताहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आसक्त का विलोम, ठीक है। हमको बताना है कि आसक्त का विलोम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है विरक्त। ऑप्शन बी है अनुरक्त। ऑप्शन सी है संशक्ति। ऑप्शन डी है विभक्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आसक्त का विलोम क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, विरक्त, ठीक है। तो अब एक और चीज आता है कि आसक्त का विरक्त होता है और एक और होता है आसक्त का विलोम अनासक्त भी होता है, ठीक है। और नासक्त, आसक्त का विलोम अनासक्त भी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि इनमें से तत्सम कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है आँख। ऑप्शन बी है नयन। ऑप्शन सी है नेत्र। और ऑप्शन डी है दृग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। इसमें नयन, नेत्र और दृग क्या है, ये सब तत्सम रूप है, जबकि आँख क्या है, तत्भव है। और आँख का तत्सम रूप क्या होता है। तो आँख का तत्सम रूप होगा पक्षी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का हमको तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है माखन। ऑप्शन बी है माछण। ऑप्शन सी है मसण। और ऑप्शन डी है मृक्षण। तो मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा। मक्खन का तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है धरती सारी मर जाएगी अगर डैश डैश है निष्काम यह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस खाली स्थान को भरना है, कौन सा उपयुक्त वाक्य भरा जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है रक्षा। ऑप्शन बी है क्षमा। ऑप्शन सी है करुणा। और दया। ऑप्शन नंबर डी है दया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो धरती सारी मर जाएगी अगर, अगर क्या है, क्षमा निष्काम यह हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा केवल अनुमानतः सर्वथा डैश डैश किस विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कालवाचक। ऑप्शन बी है रीतिवाचक। ऑप्शन सी है स्थानवाचक। और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो केवल अनुमान सर्वथा ये क्या है? ये सब रीतिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन बी है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। ऑप्शन सी है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। और ऑप्शन डी है आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है असो का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा असो का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है घोटक, ऑप्शन सी है कटक और ऑप्शन डी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन इसमें असो का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कटक असो का पर्यायवाची नहीं है। कटक का अर्थ होता है क्या? कटक का अर्थ होगा समूह। ठीक है, कटक का अर्थ समूह होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी, पोस्ट में धागा है ये। ठीक है, रस्सी बांध दियो उसे कहते हैं। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है दामाद, ऑप्शन बी है दामाद इतर, ऑप्शन सी है दाम और ऑप्शन डी है दामोदर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, दामोदर। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है उसकी शंका का निवारण हो गया है, ऑप्शन बी है उसकी शंका समाप्त हो गई है, ऑप्शन सी है उसकी शंका का समाधान हो गया है और ऑप्शन डी है उसने अब शंका नहीं रही, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा नंबर सी हमारा सही होगा, उसकी शंका का समाधान हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ठीक है, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ठीक है, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, यहाँ उत्तुंग के नीचे रेखांकित है जो मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका उत्तुंग का हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तुंग, ऑप्शन बी है उत्तुंग और ऑप्शन सी है उत्तुंग और ऑप्शन डी है उत्तु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा होगा उत्तुंग। कैसे लिखते हैं? ओ अदत्त तुंग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेल है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है उद्योग अनुद्यत, उद्योगी अनुद्यत, ऑप्शन बी है औरस जारज, ऑप्शन सी है उन्मत्त विमुख, ऑप्शन डी है उच्छ्वास अनुच्छिष्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से तद्भव कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है तुरंत, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है धीरज और ऑप्शन डी है खरपर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन तद्भव नहीं है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर डी हमारा खरपर। खरपर क्या है ये?
ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। ठीक है, हमको छांटना है कि इनमें से कौन शब्द अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है यानी, ऑप्शन बी है यानी, ऑप्शन सी है सूची और ऑप्शन डी है शुष्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी में छोटी की मात्रा नहीं रहती है, यानी में बड़ी की मात्रा रहती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है। ठीक है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है बुरा हाल होना, ऑप्शन बी है पराजित होना, ऑप्शन सी है बचपन की याद करना और ऑप्शन डी है भूख लगना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो छठी का दूध याद आना यानी बुरा हाल होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा ओछे की प्रीति बालों की भीति का भाव है। ठीक है, ओछे की प्रीति बालों की भीति का भाव क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है बालों की दीवार कमजोर होती है, ऑप्शन बी है ओछे लोग बालों की दीवार बनाकर रहते हैं, ऑप्शन सी है बालों की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है और ऑप्शन डी है बालू ओछा पदार्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा सब हमारा ऑप्शन नंबर सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हंसना, ऑप्शन बी है लिखना, ऑप्शन सी है दौड़ना और ऑप्शन डी है उठना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिखना। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस क्रिया के संपादन में कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस जिस क्रिया के संपादन में कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हमको बताना है कि अकर्मक क्रिया किस में है। हमारा ऑप्शन ए है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऑप्शन बी है ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं और ऑप्शन सी है श्याम सोता है और ऑप्शन डी है वो अपना सिर खुजलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस क्रिया के संपादन में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है दोनों में स्व है, ऑप्शन बी है दोनों में सु है, ऑप्शन सी है दोनों में क्रमशः स्व और सु है और ऑप्शन डी है दोनों में क्रमशः सु और स्व है। तो कौन सा उपसर्ग होगा स्वाभाविक और स्वागत में? तो इसमें होगा स्व और सु, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वाया प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वाया प्रत्यय लगाने से बना है। हमारा ऑप्शन ए है रवैया, ऑप्शन बी है डटैया, ऑप्शन सी है खवैया और ऑप्शन डी है बचाया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खवैया। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अपने मुंह मियाँ मिठो बनना मुहावरा है। अपने मुंह मियाँ मिठो बनना मुहावरा है। तो हमारा ऑप्शन है अपनी बातें छिपाना,
ऑप्शन बी है अपनी निंदा स्वयं करना, ऑप्शन सी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, और ऑप्शन डी है अपनी चर्चा करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरे का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जय पराजय में कौन कौन सा समास है। ठीक है, हमको बताना है कि जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो जय पराजय में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। ठीक है, हमको बताना है द्वंद्व समास कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आजकल, ऑप्शन बी है रातों रात, ऑप्शन सी है दिन दिन, और ऑप्शन डी है वीर पुरुष। ठीक है, यहाँ इसमें डैश रहता है। तो द्वंद्व समास किसमें है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आजकल में द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अगला है हमारा स्वतस्तु का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, स्वतस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए है स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन बी है स्व प्लस अस्यास्तु, ऑप्शन सी है स्वस्तु प्लस अरस्तु, और ऑप्शन डी है स्व प्लस स्वस्तस्तु। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा क्या होगा, तो ऑप्शन ए है नेत्री, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है नेताइन, और ऑप्शन डी है नेतानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो नेता का क्या होता है, नेता का होगा हमारा नेत्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है अंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा ए, ये वाला सी। ये क्या है, ये है हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों शब्दों में से विशेषण है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रपंच, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है पहुंच, और ऑप्शन डी है पांचवा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो विशेषण कौन सा है इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है हरा पीला, ऑप्शन सी है दो तीन, और ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो राम लक्ष्मण है ये विशेषण का युग्म नहीं है, ये क्या है बल्कि ये संज्ञा का युग्म है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ वो क्या विशेषण ये क्या विशेषता
बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह क्या विशेषता बताई जा रही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है दशा, ऑप्शन बी है गंध, ऑप्शन सी है स्वाद और ऑप्शन डी है स्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कैसी विशेषता बताई जा रही है? तो ये स्थान की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख जो जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, हमको बताना है इसमें रस कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस और ऑप्शन डी है विभत्स रस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा करुण रस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ण का, ऑप्शन बी है मात्रा और वर्ण का, ऑप्शन सी है मात्रा का और ऑप्शन डी है वर्ण की गुरुता का। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद। ठीक है, हमको बताना है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है तेज प्लस ओमय, ऑप्शन बी है तेज प्लस अमय, ऑप्शन सी है तेज प्लस मय और ऑप्शन डी है तेजो प्लस मय। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा हमारा तेज प्लस मय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? ठीक है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य और ऑप्शन डी है क्रिया उपवाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्रिया उपवाक्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? ठीक है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो हमको इस वाक्य का सरल वाक्य बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, जो कवि सॉरी बी है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन सी है कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, ऑप्शन डी है कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, ऑप्शन सी है पूर्वीय हिंदी और ऑप्शन डी है हमारा परिनिष्ठा। ठीक है, परिनिष्ठा हिंदी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है खड़ी बोली निकली है। ठीक है, खड़ी बोली कहाँ से निकली है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी से और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से।
जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषा आती है? तो आती है ब्रज भाषा, कौरवी, भांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी बोली भी आती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमरस क्या है? अमरस क्या है? ऑप्शन ए है एक काव्य दोष, ऑप्शन बी एक संचारी भाव, एक संचारी भाव, ऑप्शन सी है एक काव्य गुण और ऑप्शन डी है एक अलंकार। तो अमरस क्या है? ये है एक संचारी भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।